Hello dear learners, welcome back to अविद शिक्षा. Today's daily news capsule is brought to you by अविद शिक्षा. So let us begin. आज के जो important articles है, सबसे पहला है regarding पैक दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. इसके बारे में हमें समझना होगा. वैसे तो ये न्यूज़ उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एज अ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें प्रीवियसली क्वेश्चंस भी आए हैं बोथ इन मेंस एंड प्रीलिम्स. तो फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, ये सारे जो है ये कमिटीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत हेवी चांसेस है. सेकंड इज व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द डाउन टर्न ऑफ इंडियन मार्केट्स. ये आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसमें हम डिस्कस करें. हमको पता होगा कि सेंसेक्स जो है वो 6 डे इन अ रो इतना पुअर परफॉर्मेंस जो है अपना दिखा रहा है. सो वो क्यों है? What is contributing to in the downturn in the Indian market? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये आपको समझना होगा. ठीक है, ये आपको समझना होगा. ये एग्जामिनेशन इन जनरल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एज अ फाइनेंशियल लिटरेट पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है समझना. एंड लास्ट इज आईमैक प्रोजेक्ट जो है वो पीएम मोदी जो है क्योंकि फ्रांस गए तो आईमैक के रिगार्डिंग न्यूज़ आया है. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैक्रोन साहब के साथ जो मीटिंग हुआ है उसके रिगार्डिंग देयर इज न्यूज़. ठीक है, सो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन डाइसेक्टिंग वन आफ्टर अनदर. फर्स्ट इज रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. यहाँ पर क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेंटर को बोला है कि जो टोल टैक्स है उस जो नेशनल हाईवे पे जो टोल टैक्स लगता है ना उसको हमें रिवाइज करना चाहिए. एज जो नंबर ऑफ कार्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. अभी फिलहाल जो है हम 2008 का जो हमारा डिसीजन है उस हिसाब से हम पैसे कलेक्ट करते हैं, बट अब नंबर ऑफ कार्स भी इंक्रीज हुए हैं और तो जो हाईवेज है उसमें जो कार्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. तो वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू शिफ्ट इट विद द चेंजेस ऑफ टाइम. इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यहाँ पर बोला है टू दी सेंटर. Public Accounts Committee of Parliament headed by Congress leader K.C. Venugopal at a meeting held on Wednesday directed the government to review the existing rule that decide the toll tax on national highway. National highway पे जो भी टोल टैक्स लगता है उसको रिव्यू करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर बोला गया है by the PAC committee. The panel began deliberation on subject on levy and regulation of fee, tariffs, यूजर चार्जेस एक्सेट्रा ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज. ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो भी हमें जो रिवाइज करना होगा, जितना भी हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैरिफ्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम योर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नेशनल हाईवे, वहाँ से हमें रिविजन करना होगा. द करेंट टोल टैक्सेस आर रिवाइज ऑन द बेस रेट ऑफ फी पर किलोमीटर एज प्रिस्क्राइब बाय नेशनल हाईवे फी रूल्स ऑफ 2008. अभी जो है 2008 के रूल्स के हिसाब से, नेशनल हाईवे रूल्स के हिसाब से अभी भी टोल टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है. सिंस वेहिकुलर ट्रैफिक ऑन द रोड हैज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस 2008 द पैनल डायरेक्टेड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वी उमाशंकर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन संतोष कुमार यादव एंड अदर ऑफिशियल who disposed before the panel to review the rules. ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोला गया है कि इन्होंने बता दिया है कि 2008 के रूल्स के हिसाब से अभी नेशनल हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, तो उस हिसाब से हमें रूल्स को रिवाइज करना बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. स्पेशली जो फी रूल्स है उसको हमें इंक्रीज करना चाहिए. ठीक है, अबाउट अगर हम देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कमिटीज़ है जो कि सेटअप हुआ है 1921 के समय पे जो है इसको लाया गया था. एंड इट इज़ अ कमिटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर पर्पस ऑफ ऑडिटिंग रेवेन्यू, या ऑडिटिंग जो है करते हैं ये जो भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी खर्चा किया है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी रखना है कि पार्लियामेंट योर सेंटर शुड बी, योर एग्जीक्यूटिव शुड बी अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर. ये जो हमारा जो द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको मानना है तो हमें अकाउंटेबल रहना होगा. और जो भी सरकार जो भी खर्चा करती है उसको ऑडिटिंग करती है कौन? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. It serves as a check on the government, especially with respect to expenditure bill. Its primary function is to examine the audit report of the comptroller and auditor general after it is laid down by the parliament. ठीक है, तो ये laid in the parliament. तो यहाँ पर क्या है कि इनका मेजर वर्क क्या रहता है? इनका मेजर वर्क रहता है जो भी अमाउंट, जो भी खर्चा हो गया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर पे ये लोग बेसिकली फोकस करते हैं. एक्सपेंडिचर जो पैसा खर्चा हो चुका है, कहाँ खर्चा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ है, तो वो उसको उस पूरे को अंडरस्टैंड करना, उस पूरे को समझना और उस पूरे का मतलब पूरा जो व्हाट डू वी से चेक करना, जो भी एक्सपेंडिचर बिल हुआ है इनका एग्जामिन करना और पूरा ऑडिटिंग करना, ये काम रहता है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का. याद रखिएगा एक्सपेंडिचर बिल. ठीक है,
इसमें कंट्रोलर और एडिटर जनरल जो है ना, ये भी हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेशन के समय पे। पूरा जब इन्वेस्टिगेशन चलता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यहाँ पर चेक करते हैं। मेन फंक्शन क्या है कमेटी का, कि मनी जो ग्रांट किया गया है गवर्नमेंट का, वो क्या विद इन द स्कोप ऑफ डिमांड था कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ डिमांड। इससे आपको डिमांड ऑफ ग्रांट्स का जो टॉपिक है वो समझना होगा, ठीक है। तो जो खर्चा हुआ है वो डिमांड, पहले सरकार बजट में तो डिमांड ही करती है, राइट, कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए इसके लिए। तो अभी जितना पैसा उन्होंने डिमांड किया है, क्या उसी स्कोप में खर्चा हुआ है या फिर कहीं एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है या फिर कम खर्चा हुआ है, ये सब कौन चेक करती है, और ये सब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है चेक करते हैं, ठीक है। मेंबरशिप देखिए, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, ठीक है। लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी का आपको पता होना का, एस्टिमेट्स कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। यहाँ पर 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर में 15 लोकसभा से आते हैं और बाकी 7 जो है राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स जो है ये राज्यसभा से आते हैं और लोकसभा से जो है 15 आते हैं, ठीक है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर, हर साल यहाँ पर इलेक्टेड होते हैं अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउसेस टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो दोनों हाउसेस से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन होता है। ये क्या है, हर एक साल है, क्योंकि हर साल में क्योंकि इलेक्शन होता है, दैट मीन्स हर मेंबर का टर्म कितना है, फॉर 1 ईयर। उसके अगले साल वो लोग इस कमेटी से रिटायर होते हैं। चेयरपर्सन जो है ये क्या है, चेयरपर्सन जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं, कौन करते हैं अपॉइंट, स्पीकर साहब अपॉइंट करते हैं। और कहाँ से, कमिटी फ्रॉम दी लोकसभा, ठीक है। लोकसभा से, यहाँ से लोकसभा क्योंकि लार्जर नंबर है तो लोकसभा के ही कोई मेंबर को स्पीकर साहब जो है एज दी चेयरपर्सन यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ अपोजिशन एज चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इन 1967-68। 1967-68 में पहली बार जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो अपोजिशन से आने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक सॉर्ट ऑफ एक नियम बन गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन के मेंबर चेयरपर्सन रहेंगे और एस्टिमेट्स कमेटी में आपके जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वहां से कोई एक मेंबर चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है। अ मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, अ मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस है कि ऑपोजिशन से आएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मेयरली अ प्रैक्टिस जो कि 1967-68 से होता है। और ये जो मिनिस्टर है, कोई भी इलेक्टेड मिनिस्टर जो है ये मेंबर नहीं बन सकता है। और अगर वो मेंबर इस कमेटी के मेंबर बनते हैं तो वो मेंबर ऑफ मतलब अगर वो कोई भी मेंबर है, लेट्स से कोई एक मेंबर है जो कि आज उनका सिलेक्शन हुआ, कल वो उनको किसी का डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया गया, तो उनको वो जो कमेटी है उसमें उनका मेंबरशिप छोड़ना होगा, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, मिनिस्टर्स हैव मोर पावर, ये क्या कर सकते हैं, डिलिबरेटली दे कैन हैम्पर द कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी। इसीलिए मिनिस्टर को भी इसका मेंबर नहीं होता है, नॉन मिनिस्टर्स जो है यहाँ पर मेंबर होते हैं किसका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट के चैप्टर के जस्ट बाद में ही ये चैप्टर आता है, तो आपको ये समझना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डाउनटर्न ऑफ इंडियन मार्केट्स। अगर आप देखें, आज भी अगर आप खोल के देखें, अगर आप डेटा चेक करें, सेंसेक्स इज गोइंग डाउन क्रेजीली, एंड नॉट जस्ट सेंसेक्स, बाकी दुनिया की भर की भी जितनी भी बड़ी जो कंपनीज है वो सब भी डाउन प्ले कर रही है, एंड बहुत जो है पुअर परफॉर्मेंस जो है हमें देखने का मिल रहा है। व्हाई इट इज हैपनिंग, ये यहाँ पर समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। फॉर द 6th consecutive day, Bombay Stock Exchange Sensex closed lower than Wednesday, reactive of major sell-off amongst the foreign institutional investor and portfolio investors। जो हमारे देश में जो भी पैसा आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या करते हैं, देश में पैसा लाते हैं, ठीक है। इस देश में पैसा लाते हैं। अब इस देश में क्यों पैसा आएगा, आप खुद सोचिए। आप अगर कोई बाहर के कोई अगर आप इन्वेस्टर होते हैं, आप मेरे देश में क्यों पैसा लेकर आते हैं, जब आपको लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है, राइट। तो जब मैं सोचूंगी कि अगर आप सोच रहे कि मेरे देश में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये कंट्री इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी नाइसली इन द अपकमिंग ईयर्स। तो आपके साथ बहुत सारे लोग आपकी तरह स्पेक्यूलेट करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, तो बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करके मेरे देश में आएंगे।
अब जब मेरे देश में आएंगे तो जनरली क्या होगा कि मेरा जो वैल्यू है, करेंसी का वैल्यू जो है वो स्ट्रांग होता हुआ रहेगा, राइट। अभी तक समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास पैसे आ रहे दैट मीन्स आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, राइट। तो सिमिलरली मेरा देश का करेंसी भी अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, अप्रिशिएशन जो है ये होगा। तो यहां पर क्या है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर मेरे देश से पैसा चला जा रहा है तो करेंसी क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो है, अगर मेजर सेल ऑफ होगा, बाइंग नहीं हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग विल लीड टू बाहर इस देश से पैसा चला जाना, एंड इस देश से अगर पैसा चला जाएगा डेप्रिसिएशन होना, ठीक है। तो मेजर जो है सेल ऑफ हो रहा है, बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये चले जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ रेजिम इन द यूएस में 25% जो है इम्पोर्ट में जो है इम्पोर्ट्स में जो है 25% जो है लगाया गया है टैरिफ। तो उसके कारण बहुत सारे ये देश से जो है, हमारे देश से पैसा जो है बाहर जाते हुए हमें दिख रहा है। ट्रंप के शासनकाल में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यहाँ पर डायरेक्टिव इशू किया है कि वो क्या करेंगे, स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% जो है टैरिफ लगाएंगे। बाहर से इंपोर्ट्स होगा, जो यूएस में इंपोर्ट होगा, ठीक है, यूएस में जो भी इंपोर्ट होगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। तो जैसे मेरे देश से 100 रुपये में जा रहे हैं तो 25% ऑफ 100 रुपीज़ दैट इज 125 रुपीज़ में वहाँ बिकेगा। और जो यूएस पर प्रोड्यूस होगा उसका दाम ऑब्वियसली कम होगा, तो यूएस के जो लोग हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पर खरीदेंगे, अपने देश का खरीदेंगे, राइट। तो ये जो 25% टैरिफ है, इसके कारण क्या है, इंडिया से बहुत सारा पैसा जो है बाहर जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में जो 30 कंट्रीज होती है उसमें आप बड़ी कंट्रीज बड़े देखेंगे, जैसे JSW स्टील देखने को मिलेगा, टाटा स्टील्स देखने को मिलेगा, यू विड सी 30 कंपनीज है, राइट। आपको लार्सन एंड ट्यूब्रो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी जो कंपनीज है जो कि इंडिया के टॉप परफॉर्मेंस कंट्रीज है, कंपनीज है, उनका जो है मेजर शेयर देखेंगे स्टील, आयरन, इसमें बहुत ज़्यादा इनका ट्रेड रहता है। तो इसी के कारण ये सेंसेक्स जो है धीरे धीरे नीचे जाते हुए हमें डिपिंग एक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अमेरिका का ये जो 25% का जो स्टैंड है उसके कारण हो रहा है। और वाई फॉरेन मनी इज मूविंग अवे, क्योंकि जो हमारे देश से, अब देखिए ये पहला तो समझ में आ गया, पहला है कि ट्रंप का जो डिसीजन है उसके कारण हो रहा है। दूसरा क्या है, जो अब देखिए अभी जो मैं आपको समझाया, मैंने आपको क्या समझाया, यूएस है, ठीक है, इंडिया है, मैंने अभी आपको क्या समझाया, अगर यूएस जो है वो अगर अपना इनका करेंसी क्या हो रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है ना, सब जो है एफपीआई जो है पैसा यहाँ से निकाल के यहाँ चले जा रहे हैं, तो एप्रिसिएशन हो रहा है। यहाँ पर एप्रिसिएशन होगा तो मैं क्या सोचूंगी कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, हमें इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, हमारा यील्ड जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, हमारा यील्ड, बॉन्ड का जो यील्ड है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉन्ड प्राइस रिड्यूस होगा। ये तो आपको पता होगा ना कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट में भी इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन होगा, यहाँ पर इंडिया में डेप्रिसिएशन का माहौल है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का माहौल है, दे डोंट ट्रस्ट एनी मोर, ठीक है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो यहाँ से पैसे निकालकर यूएस ले जाएंगे, ठीक है। इसी सिचुएशन को, जब इंडिया से पैसे निकालकर यूएस में जमा हो जाए, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, इकोनॉमिक टर्म्स में वी कॉल इट कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लाइट जो है यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया में क्यों इस तरीके से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, सबसे पहला है इज द मेजर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है हमारे देश में, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है, और हमारा आरबीआई का जो थ्रेशहोल्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 4% से काफ़ी ज़्यादा रहा है इन्फ्लेशन। और उसके कारण क्या है, हमारा जो ट्रेड और टैरिफ है उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। और यूएस के मार्केट में, यहाँ पर यूएस के मार्केट में जो है हमें बेटर जो है यहाँ पर डील्स जो है वो मिल रहा है, ठीक है, बेटर जो है यहाँ पर डील्स हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिटर्न्स यहाँ पे बेटर है, यूएस के मार्केट में रिटर्न्स जो है वो बेटर है, इसीलिए लोग जो है पैसे यहाँ से लेकर जाएंगे। यहाँ देखिए, इट इज इम्पेरेटिव टू नोट दैट बॉन्ड यील्ड एंड स्टॉक मार्केट हैव इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये जो है स्टॉक मार्केट अगर गिरेगा तो बॉन्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड यील्ड और स्टॉक मार्केट का जो है इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज बोथ द इन्वेस्टर फंड्स एस्पायरिंग टू आउटडू बाय ऑफरिंग मोर रिटर्न्स, ठीक है।
तो उसके कारण क्या है, देयरफॉर व्हेन यूएस बॉन्ड यील्ड राइजेस फॉरेन इन्वेस्टर ट्रांजिट फ्रॉम इंडियन इक्विटीज टू यूएस बॉन्ड मार्केट, ठीक है। तो जब यूएस में बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है तो इंडिया से निकल के वो यूएस की ओर चले जाते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सर्टेनिटी अलोंग साइड मॉनिटरी पॉलिसीज आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई क्या स्टैंड लेती है, क्या टैरिफ जो है लगाया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, डोमेस्टिक सिचुएशन कैसा है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी कैसा है, ये सब एक साथ कल्मिनेट होता है। अब देखिए पॉलिटिकल सर्टेनिटी कैसा है, जैसे यूएस में अब आपको मालूम है कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूएस की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, अभी पता है कि वहां पे स्ट्रेंथनिंग होगा, वहां पे ड्रिल बेबी ड्रिल चल रहा है, राइट। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ड्रिल बेबी बहुत सारा तेल निकाल रहे हैं, तो वहां बहुत पैसा बनाने का अभी चांसेस है। डोमेस्टिक पॉलिसीज कैसी है वहां पे, ठीक है, वहां पर कैसा स्ट्रेंथन, लोग क्या ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइप का जो है फीलिंग, इट इज बेसिकली नथिंग बट स्पेक्यूलेशन। आप क्या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, कौन कितना बेटर स्पेक्यूलेट कर रहा है, ये स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी है, ठीक है। तो स्पेक्यूलेट जो जितना अच्छा कर पाएगा उसका रिटर्न्स उतना अच्छा होगा, तो वो डिसाइड करता है बहुत ज्यादा। इसीलिए सेंसेक्स में जो है वो कमी जो है आपको देखने को मिल रही है। ये सब कंट्रीब्यूट करता है जिसके कारण डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, रुपी जो है वीक हो रहा है, जिसको हम एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है। आउटलुक क्या है, हमें पता है कि टाइटनिंग जो है ट्रेड पॉलिसीज जो है जो कि ट्रंप ने लिया है, ट्रेड वार जो है जो ट्रंप चला रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है, और जिसके कारण ग्लोबल ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो रहा है, जो कि आगे हमें समझ में आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हम डिफरेंस जो है वो नहीं बता सकेंगे, लेकिन ये सब कारण है, इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है इन दी ग्लोबल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक और बात बोला गया है कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है ना, वो जो SIPs है वो थोड़ा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। शेयर मार्केट जो बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट है वो भले पुअर परफॉर्म करे, लेकिन हमारा जो म्यूचुअल फंड्स है इट विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, इट विल रिमेन रिजिलियंट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो चलते रहेगा, ठीक है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ ही इधर जो सेंसेक्स है वो इम्प्रूव करेगा या फिर क्रैश करेगा, ठीक है। बट इट विल डेफिनेटली इंडियन मार्केट इज वेरी रिजिलियंट, इंडियन मार्केट इज वेरी स्ट्रांग, आवर इकोनॉमिक्स इज वेरी स्ट्रांग, आवर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, डेफिनेटली सेंसेक्स विल मूव अहेड ओनली, ठीक है। और ये जो होते रहता है, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि वी आर लूजिंग आउट ऑफ थिंग्स। थोड़ा समय के लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट माई कंट्रीज fundamentals, my country's economics. We are the most better performing countries out among the numerous countries. We are one of the better performing countries. 6-7% का growth है. Everybody knows अगर आपको invest करना है, you should invest in countries जहाँ पर strong fundamentals हो, strong fundamentals like India. हमारे political domestic political policies, economic policies are very very strong, very resilient, and I do believe कि ये recover जल्दी से जल्दी होगा, ठीक है। सो ये speculative demand of money है, जब आप economics पढ़ेंगे तब आपको ज़रूर से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए last news of the day is IMEC। अब ये समझिए, अभी अगर जैसे IMEC का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा ना, then all the money will flood in into India. Why? Because they will understand कि अगर IMEC बन गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन गया, दैट मीन्स डायरेक्टली इंडिया से हम ईस्ट यूरोप की तरफ चलेंगे। तो जैसे हम इंडिया से ईस्ट यूरोप की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट, कि ग्रोथ होगा इंडिया में। अब ये तो पता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो अगेन मनी विल कम बैक टू इंडिया ओनली। सो इसी तरीके से पॉलिसीज को जो है बनाया जाता है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू फॉर्म पॉलिसीज, बट इंडिया के पॉलिसी मेकिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी फॉर्म, एंड आई नो कि हम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वी आर लॉन्ग रेस के घोड़े हम, ठीक है। India and France on Wednesday announced that they would continue to work closely to implement India Middle East Europe Economic Corridor project, ठीक है। Obviously हम जो है दोनों देश जो है साथ में मिलके इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जो है क्लोजली वर्क करेंगे। ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा इंडिया को यूरोप के थ्रू, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगा, लैंड और सी रूट जो है दोनों का इस्तेमाल होगा। लैंड और सी रूट के द्वारा जो है यहाँ पर कनेक्शन जो है बिछाया जाएगा। अ डिस्कशन ऑन द प्रोजेक्ट वाज हेल्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2-day विजिट टू फ्रांस, वेर ही स्पोक टू फ्रांस पेरिस AI एक्शन समिट एंड हेल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन साहब के साथ हमारे जो मीटिंग है, एंड ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड टू इंडिया, एंड इंडो फ्रांस रिलेशनशिप इज वन ऑफ द एट इट्स बेस्ट टाइम, ठीक है। इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप अभी अपने बेस्ट टाइम पे है, एंड हम इसको बिल्कुल लेवरेज करेंगे, एंड
होपफुली जो है दोनों देशों के जो लीडर्स है बहुत अच्छा जो है डिसीजन जो है वो लेंगे, ठीक है। द टू लीडर्स रिकॉल द लॉन्च ऑफ आईमैक ऑन द margins of G20 summit in Delhi in September 2023 and agreed to work together more closely on implementing the initiatives. इस joint statement जो है यहाँ पर दिया गया है during the visit, ठीक है। तो दोनों जो देश है साथ में IMEC का जो पूरा जो proceedings है उसको साथ में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.